कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बेहतर होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने पिछले कुछ वीडियो में देखा, पिछले 2-3 वीडियो में देखा, नंबर सिस्टम की शुरुआत कर सकते हैं। और नंबर सिस्टम में हमने एक टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर पढ़ चुका है, कॉन्सेप्ट को सीख चुका है। आज हम उसी कड़ी में उसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक नंबर सिस्टम का स्टार्ट कर देंगे। तो हमने जो देखा था वो देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को हमने बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को सीख चुके थे। और आज हम जो है क्या करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, किस तरीके से एग्जाम में ये चीज क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की, तो हमने आपको क्या क्या बता दिया था। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की अगर हम बात करें तो हमने क्या क्या आपको बता दिया था। हमने डेसिमल आपको अच्छे से बता दिया था। डेसिमल हमने आपको अच्छे से बता दिया था। डेसिमल क्या होता है, कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, ये सब चीजें हमने बहुत ही अच्छे से बता सीख हुए थे। और हमने क्या देखा था, प्राइम नंबर देखा था, होल नंबर देखा था, प्राइम नंबर देखा था, होल नंबर देखा था, और क्या देखा था, इवन देखा था, ऑड देखा था। इसी तरीके से और क्या क्या चीज देखे थे हम लोग देख चुके थे, प्राइम देख चुके थे, होल देख चुके थे, इवन देख चुके थे, और देख चुके थे। ये सब चीजें इंटीजर में आती है, किसमें आती है, इंटीजर में। इन सब की चर्चा हम कल कर चुके थे। आज हम इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की किस तरीके से क्वेश्चन हमारा एग्जाम में पूछा जाता है, फिर चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो। आइए हम थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, क्वेश्चन नोट करिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हमेशा विषम होगा। क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हमेशा विषम होगा। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की बात करें तो आइए हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन का। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और ऐसे 4 विकल्प दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है इनमें चारों में से कौन सा विकल्प आपका सही है। आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हमेशा विषम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हमेशा विषम होगा, और ये आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए गए। अब आपको जो ऑप्शन सही लगे उसमें से आपको ये टिक करना होता है और उसको बताना होता है कि ये वाला विकल्प सही है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 1 की, ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है दो विषम संख्याओं का योग। क्या आप दो विषम संख्याओं का योग करेंगे तो क्या एक विषम संख्या आएगी। आइए हम चेक करके देख लेते हैं। अगर हम मान लीजिए विषम संख्या 1 ले लिए, एक जो है हमारा विषम संख्या है, और अगर हम इसको एक और विषम संख्या ले ले, या क्योंकि ये बोल रहा है दो विषम संख्या, दो विषम संख्या हमने एक और ले लिया और 3 ले लिया, इसको जोड़ेंगे हम तो क्या आएगा, 4 आएगा। क्या 4 एक विषम संख्या है, 4 एक विषम संख्या है। आप कहेंगे नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। और दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, दो विषम संख्याओं का अंतर। दो विषम संख्याओं का अंतर, हमने मान लिया दो विषम संख्याएं, एक विषम संख्या मैंने 5 मान ली, दूसरी विषम संख्या हम 3 मान ली। क्या इन दोनों का अंतर का मतलब होता है दोनों का घटाव। दोनों को अगर घटा देंगे तो उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर निकल जाएगा। अगर हम 5 में से 3 को घटाएंगे तो क्या ये 2 आ जाएगा। क्या 2 आपका विषम संख्या है, आप कहेंगे नहीं, 2 भी विषम संख्या नहीं है। तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, बचा आपका तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। अगर हम तीसरा ऑप्शन चेक करें, तीसरा ऑप्शन अगर हम चेक करें, क्या कह रहा है, दो विषम संख्याओं का गुणनफल। अगर हम एक विषम संख्या 1 ले ले, एक विषम संख्या 3 ले ले, अगर इन दोनों को आपस में गुणा कराएं तो क्या ये 3, क्या ये 3 विषम संख्या था। आप कहेंगे हाँ 3 एक विषम संख्या है। इसका मतलब ये आपका ऑप्शन जो है एकदम परफेक्ट बैठ जाता है और ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आप जरूरी नहीं है 1 3 लीजिए, आप कुछ भी मान सकते हैं विषम में। हम मान लीजिए 1 3 छोड़ के मान लीजिए आप 3 5 मान लें, 3 और 5 मान ली। अगर 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। क्या 8 एक विषम संख्या है, आप कहेंगे नहीं 8 भी एक विषम संख्या नहीं है। तो वैसे भी आप आपकी इच्छा जो हो वो मानिए, लेकिन
वो चीज होना चाहिए, जो कंडीशन बोल रहा है वो चीज होना चाहिए। आप विषम संख्या ही मानिए, चाहे आप अंतर देखिए या फिर योग देखिए। मतलब कहने का मतलब दो विषम संख्या का अगर आप योग करेंगे या अंतर निकालेंगे तो विषम संख्याएं कभी नहीं आएंगी। कहने का मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन आता है एक एक अभाज्य संख्या है। दूसरा ऑप्शन आता है एक एक सम संख्या है। तीसरा ऑप्शन आता है एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। और चौथा ऑप्शन आपके सामने आता है एक या तो भाज्य है या तो अभाज्य। कहने का मतलब अगर एक अभाज्य होगा तो भाज्य नहीं होगा, भाज्य होगा तो अभाज्य नहीं होगा। चौथे विकल्प मतलब ये है। तो हमने कल बताया था आपको कि एक ना तो भाज्य संख्या होती है ना ही अभाज्य संख्या होती है। आप याद करिए प्राइम नंबर जब मैंने लिखा था उसमें एक पॉइंट नोट रहा था आपको, एक क्या होती है, ना तो हम भाज्य संख्या में इसको काउंट करते हैं ना ही अभाज्य संख्या में काउंट करते हैं। वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक एक अभाज्य संख्या है, नहीं, हमने लिखा था ना तो भाज्य होती है ना तो अभाज्य। एक एक सम संख्या है, नहीं, एक सम संख्या नहीं है। सम संख्या की शुरुआत कहां से होती है, आप कहेंगे सर सम संख्या की शुरुआत जो होती है दो से होती है। दो, चार, छ, आठ। कहने का मतलब हमने बताया था कल आपको कि जो संख्याएं दो से कट जाए, कहने का मतलब जो संख्याएं दो से कट जाए वह एक सम संख्या है। वहीं अगर तीसरे ऑप्शन की बात करें, तीसरा ऑप्शन खुद बोल दे रहा है एक ना तो भाज्य संख्या है ना तो अभाज्य। हाँ, ये बिल्कुल सही है, इसलिए ये यही ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का एकदम राइट हो जाएगा। तो इस ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही है वो थर्ड ऑप्शन सही है। आइए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी सम संख्या है। और ये चार ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। हमने सम संख्या के लिए क्या बताया था, ऐसी संख्या लेंगे जिसके अंत में 2, 4, 6, 8 या 0 हो, वो संख्याएं आपकी सम संख्याएं होती हैं। तो इस चारों विकल्प में से आपको किसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 में से दिख रहा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के अंत में 2 दिख रहा है, इसलिए ये सम संख्या हो गई। वहीं अगर विकल्प बी की बात करें, क्या इसके अंत में जो है 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ दिख रहा है, कहेंगे नहीं। क्या दिख रहा है, फिर 3 दिख रहा है। 3 क्या है, आपकी विषम संख्या है। तो मतलब कहने का मतलब ये पूरी की पूरी संख्या आपकी विषम संख्या होगी। वैसे ही अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, ऑप्शन नंबर सी के अंत में आप क्या देख रहे हैं, एक देख रहे हैं। और हमने बताया था 1, 3, 5, 7, 9 अगर ऐसे आ जाए तो ये संख्या आपकी विषम संख्या होती है। उसी प्रकार अगर हम विकल्प डी में बात करें तो विकल्प डी में भी आपकी तीन दिख रही है, अंतिम संख्या क्या दिख रही है, 3 दिख रही है, इसलिए ये भी आपकी विषम संख्या होगी। कहने का मतलब सम संख्या कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा, 34, 82, 62 एंड 12। दैट इज योर इवन नंबर। कौन सा, इवन नंबर। हमने इवन नंबर बताया था कि को इवन नंबर को हिंदी क्या होती है, सम संख्या होती है। अगर हम क्वेश्चन नंबर चौथे की बात करें, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है, √3 एक डॉट 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 संख्या है। इस डॉट डॉट के स्थान पे आपको इन चारों विकल्प को जो सबसे अच्छा सबसे सुटेबल लगे वही चीज आपको यहाँ सेट करना है, वही चीज आपको भरना है। क्या √3 एक परिमेय संख्या है, क्या √3 एक परिमेय संख्या है। हमने परिमेय संख्या का उदाहरण दिया, एग्जाम्पल बताया था। क्या होती है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसे P/Q के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सके। और वेयर P एंड Q आर इंटीजर, P और Q क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। और Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 3 कंडीशन हमने बताई थी परिमेय संख्या की, P और Q के रूप में लिखा जा सके, P और Q दोनों आपका पूर्णांक हो और Q जो है बराबर ना हो 0 के। क्या ये आप क्या ये P/Q के रूप में लिखा गया है। आप कहेंगे चले मान लीजिए अगर हम √3/8 लिख सकते हैं, क्या P/Q के रूप में लिखा गया था, आप कहेंगे हाँ। इसका एक कंडीशन तो फॉलो हो गया P/Q वाला। और दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि P और Q इंटीजर होना चाहिए, यानी पूर्णांक होना चाहिए। क्या √3 में पूर्णांक है, हमने पूर्णांक के लिए क्या बताया था आपको, प्लस अनंत से लेकर 0 माइनस अनंत तक। इसमें कहीं रूट की वैल्यू आपने छोटा क्या हुआ था आपसे, कहेंगे आप नहीं, तो ये जो है आपका परिमेय संख्या नहीं हो गई। यहाँ दूसरा कंडीशन जो है इंटीजर वाला फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए ये कंडीशन नहीं फॉलो हुई, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगी। अगर ये परिमेय संख्या नहीं हो गई तो ये अपरिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी, यहाँ पर 1 और 2 दोनों बोल दिए, इसलिए ये दोनों गलत हो गई। ना तो
एक ना ही दो। हालांकि ये परिमेय संख्या है, इसलिए यह भी ऑप्शन इस वजह से गलत हो गया। जैसे ऑप्शन, जैसे क्वेश्चन दिया है, जैसे ऑप्शन दिया है उसी के अनुरूप आप मानेंगे, आप अपना नहीं लगाएंगे। जैसे आपका ऑप्शन दिखे उसी के अनुसार से काम करेंगे। यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी टिक करके चले आएंगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5वें की बात करते हैं और देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या कहता है। अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही छोटा क्वेश्चन है आपके लिए। आपसे पूछ रहा है पाई का मान क्या है। पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है, 3/4 होता है, कि दोनों होता है, कि इसमें कोई नहीं होता है। तो आप जानते होंगे बहुत ही अच्छे से 22/7 भी होता है, 3.14 भी होता है, एक और दो दोनों। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये भी होता है, ये भी होता है, कहने का मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा, कि बोल रहा है एक और दो दोनों होता है। आपका यहाँ ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम यही बात करें पाई की, तो पाई क्या एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है? आपसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या पाई जो है अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है? पाई रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? आप लोग बताएंगे हमको। देखिए, पाई की वैल्यू ले लिया जाए, पाई की वैल्यू 22/7 को अगर ले लिया जाए, अगर पाई की वैल्यू को ले लिया जाए, तो ये आपका क्या बन जाता है? एक परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर हमने बताया था 3 कंडीशन को फॉलो कराता है। अगर तीनों कंडीशन फॉलो हो जाए तो मान लीजिए वो रेशनल नंबर है। अगर तीनों में से कोई एक कंडीशन ना फॉलो हो तो वहां पर रेशनल नंबर नहीं रहता। अगर हम 22/7 की बात करें, तो 22/7 का पहला कंडीशन क्या है? पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा रहना चाहिए। क्या ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा है? आप कहेंगे हाँ, पी के स्थान पर 22 है और क्यू के स्थान पर 7 है, तो ये इसकी पहली कंडीशन जो है आपकी फुलफिल हो जाती है, पहली कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो जाती है। दूसरी कंडीशन क्या कहता है? दूसरी कंडीशन कहता है पी और क्यू जो होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए, यानी पूर्णांक होना चाहिए। तो क्या 22 और 7 एक पूर्णांक है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि जो है हमने बताया था कि जीरो से इधर प्लस कहीं तक भी मान लीजिए, इधर माइनस में कहीं तक भी मान लीजिए, इन दोनों इन सभी के बीच में अगर कोई संख्या आती है तो वो मान के चलिए आपका पूर्ण संख्या है, यानी कि सॉरी पूर्णांक है। यानी कि 22 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है। तो कहने का मतलब दूसरा भी कंडीशन आपका फॉलो करता है। तो बची हुई आपकी एक कंडीशन, एक कंडीशन क्या रहती है? Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q के मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर Q का मान 0 है? आप कहेंगे नहीं। क्या है फिर? 7 है। तो मतलब कहने का मतलब तीसरा कंडीशन भी आपका यहाँ फॉलो हो रहा है, इसलिए ये हो गया आपका, ये भी कंडीशन फॉलो हो गया। अगर ये यहाँ पर तीनों कंडीशन आपकी फॉलो हो गई, कहने का मतलब ये पूरी संख्या आपकी रेशनल नंबर है। अगर 22/7 पाई का मान दे दिया गया हो तो रेशनल नंबर है। अगर केवल पाई आपसे पूछ ले तो वो वहां पर केवल और केवल इरेशनल होगा। अगर केवल पाई दिया हो तो आप उसमें केवल इरेशनल लगाएंगे, कहने का मतलब अपरिमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अपरिमेय। इसको विशेष ध्यान रखिएगा। पाई जो है परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, आप उसको क्या कहेंगे? अगर पाई का मान दिया है तो मान 22/7 दिया है, तब वहां पर आपका परिमेय संख्या होगी। अगर केवल पाई दिया है और आपसे पूछ लिया गया है पाई अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या है, तो आप अपरिमेय संख्या लगाएंगे। उम्मीद करते हैं इतने क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम नंबर सिस्टम का एक पार्ट हमने अच्छे से समझ लिया, और क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल से मिल जाएंगे, वहां से जाके क्वेश्चन को सॉल्व करना ना भूलें। अगर कोई क्वेश्चन दिक्कत करता है आपको, डिस्टर्ब करता है आपको, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ कर उसका सलूशन पा सकते हैं। अब हम एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लिए, अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक का। क्लास इसी में आता है आपका डिविजिबिलिटी रूल। क्या आता है? डिविजिबिलिटी रूल, यानी विभाज्यता का नियम। तो हमने 5-6 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराया, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहां से आपको काफी क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सीट मिल जाएगी। तो आपने बहुत ही अच्छे से देखा, एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से क्लियर किया हमने नंबर सिस्टम का। किसका? नंबर सिस्टम का। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, वो संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण। दूसरा टॉपिक आपका क्या आता है इस नंबर सिस्टम के अंदर? वो आता है डिविजिबिलिटी रूल, यानी विभाज्यता का नियम। डिविजिबिलिटी
क्या होता है? अगर हम कोई आपसे पूछे डिविजिबिलिटी रूल का मतलब क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो आप इसको क्या बताएंगे? डिविजिबिलिटी रूल की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि आपका काफी कभी देखा जाता है बड़े से बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, उसको कम समय में कुछ ट्रिक की वजह से आपका समय जो है बचा लेता है, इसलिए इसमें डिविजिबिलिटी रूल की जरूरत पड़ी। डिविजिबिलिटी रूल से हमें क्या जरूर मिलता है? टाइम की बचत होती है, सिर्फ और सिर्फ टाइम की बचत होती है। अगर बात करें हम डिविजिबिलिटी रूल, तो डिविजिबिलिटी रूल कितने चीजों पे फॉलो हो सकता है, कितने क्वेश्चन पे फॉलो हो सकता है, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर की। नंबर हमने बताया था, अगर हम बात करें एक की, एक ऐसी संख्या है जो सबसे कटती है, इसका डिविजिबिलिटी रूल हमको नहीं पढ़ना। अगर हम यही बात करें दो की, अगर हम दो की बात करें तो यहीं से हमको डिविजिबिलिटी रूल की शुरुआत करनी होती है, और हम पढ़ते हुए 11 तक हम बेसिकली जाएंगे। कहां तक? 2 से 11 तक, यानी कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, 2 का विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, 3 के विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, 4 के विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, 5 के विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, 6 के विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। इसी प्रकार हम 11 तक सबके विभाज्यता का नियम पढ़ते हुए हम आगे चले जाएंगे, और 11 पर इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है, यहीं तक पूछा जाता है, तो इसलिए हम 11 तक पढ़ेंगे और देखेंगे क्या चीज कैसे विभाज्यता का नियम वर्क करता है। अगर हम 2 की बात करें, 2 को उठाएं, अगर हम 2 को लेकर चले तो आप 2 का विभाज्यता का नियम क्या रहता है? अगर अंतिम संख्याएं अगर अंतिम संख्याएं 2 से कट रही हैं तो पूरी की पूरी संख्याएं आपकी 2 से कटेंगी। क्या मैंने बोला? अगर अंतिम संख्या आपकी 2 से कट रही है, 2 से विभाज्य हो रही है, तो पूरी की पूरी संख्या आपकी 2 से विभाज्य होगी। अगर अंतिम संख्या 2 से विभाज्य होगी तो पूरी की पूरी संख्या आपकी वो 2 से विभाज्य होगी। वो कैसे? आइए देखो। तो पूरी संख्या आपकी 2 से विभाज्य होगी। ये क्या बोला? अगर अंतिम संख्या 2 से विभाज्य होगी तो पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे आपके सामने कोई संख्या आ गई 46, 75, 2, 1, 5, 8, 3, 4, 7, 1, 2। अब आप देखेंगे विभाज्यता का नियम यहीं पर काम करता है। आप इतना अगर करने गए तो उससे सबको विभाजित भाग लगाने गए तो आपका समय, पूरा का समय इसी में चला जाएगा। इसीलिए डिविजिबिलिटी रूल बना है, आपकी समय की बचत करेगी, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। अगर हम आपसे पूछ लिया जाए इसमें क्या ये संख्या 2 से विभाज्य है, तो आप चेक कैसे करेंगे? आइए देखते हैं। इसमें कहा क्या गया? अगर अंतिम संख्या 2 से विभाज्य है तो वो पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाज्य है। इसमें आप अंतिम संख्या क्या देख रहे हैं? 2। अंतिम संख्या है 2। क्या 2 को 2 से विभाज्य करेंगे पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। इसका मतलब ये पूरी पूरी संख्या आपकी 2 से विभाज्य हो जाएगी। कहने का मतलब, अगर यही दूसरे पॉइंट, इसी के दूसरे रूप में हम क्या लिख सकते हैं? ऐसी संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 हो। इसी को दूसरे रूप में हम एक और रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्याएं हमारी 2 से विभाज्य हो जाएंगी। वे संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी। वे संख्या 2 से विभाज्य होंगी। ऐसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं क्या ये संख्याएं 2 से विभाज्य है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया 47,258। क्या ये 2 से विभाज्य है? आप देखेंगे लास्ट वाला डिजिट, केवल लास्ट वाला अंक देखेंगे, यहाँ पर पाएंगे आप 8 है। हमने बताया था ऐसे इन पांचों में अगर कोई एक संख्या आ जा रही है तो ये पूरी की पूरी संख्या है आपकी 2 से विभाज्य हो जाएगी। इस तरीके से 2 का विभाज्यता का नियम यहीं पर समाप्त होता है। अगर हम 2 की विभाज्यता के नियम से 2 की विभाज्यता के नियम से 2, 4, 2, 3 तक हमने 3 और संख्याओं का विभाज्यता का नियम बना हुआ है। वो कैसे? तो 4 का विभाज्यता का नियम इसी से जुड़ा हुआ है, 8 के विभाज्यता का नियम इसी से जुड़ा हुआ है। 4 का विभाज्यता नियम, हम 4 को किस रूप में लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 के रूप में हम इसको 4 को लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं, 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है। अगर हम 2 की पावर 2 की बात करें तो कहने का मतलब 2 को 2 बार गुणा कराया गया। कैसे? 2 को
दो बार गुणा कराया गया है, इसीलिए इसका मतलब क्या होता है 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया 4। उसी प्रकार अगर हम बात करें 8 की, 8 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 3। कहने का मतलब 2 को हमने 3 बार गुणा कराया था, तो अगर 2 को हमने 3 बार गुणा करा दिए क्या मिल जाएगा आपको 8 मिल जाएगा। कहने का मतलब 4 के मतलब क्या होता है 2 की पावर 2, 8 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 3। अब इसका मतलब 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहेगा, 8 का विभाज्यता का नियम क्या कहेगा, और 2 का विभाज्यता का नियम क्या कहेगा। 2 का विभाज्यता का नियम हमने क्या देखा, अंतिम संख्या अगर 2 से विभाज्य हुई, अंतिम संख्या अगर 2 से विभाज्य हुई तो पूरी की पूरी संख्या आपकी 2 से विभाज्य हो जाएगी। अगर हम 4 की विभाज्यता का नियम देखें तो इसी तरीके से, लेकिन इसमें क्या है अंतिम 2 संख्याएं ली जाएगी। कहने का मतलब अगर अंतिम की 2 संख्याएं, अंतिम की 2 संख्याएं, 2 संख्याएं अंतिम की 2 संख्याएं 4 से विभाज्य हैं तो पूरी की पूरी संख्याएं 4 से विभाज्य होंगी। आपको पूरा चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अंतिम की 2 अंक ले लीजिए, चेक कर लीजिए क्या वो 4 से विभाज्य हो रही है। अगर 4 से विभाज्य हो रही है तो पूरी की पूरी संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी। यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 अंक, अंतिम 2 अंक। यहाँ पर जैसे 3 लिखा है तो अंतिम के यहाँ पर 3 अंक लेंगे बस। यहाँ पर 1 लिखा है अंतिम अंक, यहाँ पर 2 लिखा है तो अंतिम के 2 अंक, यहाँ पर 3 लिखा है तो अंतिम के 3 अंक। अगर हम इसी तरीके से इसका लिख दें तो अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक। 8 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या आपकी 8 से विभाज्य होंगी। आपको कभी भी पूरा चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपसे 2 की पावर 1 यानी 2 से 2 का विभाज्यता नियम पूछ ले, 4 का विभाज्यता नियम पूछ ले, 8 का विभाज्यता का नियम पूछ ले, तो आप केवल अंतिम के 1 अंक देखेंगे, 2 अंक देखेंगे, 3 अंक देखेंगे और उसको बता देंगे कि ये संख्याएं 4 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है कि नहीं। अगर हम इसके दोनों एग्जाम्पल की बात करें तो आइए हम एक एक एग्जाम्पल दोनों का चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न आपके सामने आ गया और आपसे पूछ लिया गया क्या ये संख्याएं 4 से विभाज्य है कि नहीं। अगर हम बात करें, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया 24, 23, 22, 2, 1, 5, 7। संख्या 4 से विभाज्य है तो आप कैसे चेक करेंगे, अंतिम के 2 अंक उठाएंगे, अंतिम के 2 अंक लेंगे और चेक करेंगे क्या ये 4 से विभाज्य हो रही है। अगर हम इसको 4 से भाग लगाना शुरू कर दें तो 4 को हम भाग ले जाएंगे एक बार, तो 4 एकम 4 हो जाएंगे, बच कितने जाएंगे 4 एकम 4 हो गए, 3 बच गए, 3 को हमने यहाँ इसके साथ जोड़ दिया, ये हमारा 32 बन गया। 4 8 32। कहने का मतलब ये पूरी का पूरा संख्याएं हमारा 4 से विभाज्य हो जा रही है, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या आपकी 4 से विभाज्य हो जाएगी। अगर हम वही दूसरी तरफ 5 को विभाज्यता का नियम का एक उदाहरण लेकर देखें, आइए उसको भी देख लेते हैं। पिछले आपसे अंतिम 3 अंक लेते हैं, किसके लिए 8 के लिए। अगर आपसे पूछ क्या ये संख्याएं आपकी 8 से विभाज्य है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे अंतिम के 3 अंक को चेक करेंगे, कोई पूरी संख्या का भी नहीं चेक करेंगे। पूरी संख्या का चेक करेंगे तो आपका बहुत समय लॉस हो जाएगा, इसलिए जो विभाज्यता का नियम कहता है वही चीज चेक करेंगे। अगर हम 8 की बात करें, 8 को पूछ रहा है क्या ये संख्याएं 8 से विभाज्य है कि नहीं, तो आप अंतिम के 3 अंक चेक करेंगे और अंतिम के 3 अंक को 8 से भाग लगाना शुरू कर देंगे। अगर हम 8 को 8 से भाग लगाना शुरू करें, 8 पंचे 40 हो गए, बच कितने गए 2 बच गए, और 2 को इसके साथ ऐड कर लिए 8 त्रिक 24। कहने का मतलब ये संख्या भी आपकी पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगी, तो ये भी पूरी की पूरी संख्या आपकी 8 से विभाज्य रहेगी। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए हम अगले देखते हैं। हमने क्या क्या देखा, 2 का देख लिया, 4 का देख लिया, 8 का देख लिया। हमने इन 10 में से 3 का तो देख लिया, किसका किसका, 2 का देख लिया, 4 का देख लिया, 8 का देख लिया। हमने जो है 2 का देख लिया, 4 का देख लिया, 8 का देख लिया। अब हम बात करते हैं 3 का और 9 का, एक तरीके से है, इसलिए हम 3 और 9 का साथ में देखते हैं। अगर आपसे 3 का विभाज्यता का नियम पूछ ले,
आपसे कोई 3 का विभाज्यता का नियम पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? आइए देखते हैं उसको। अगर आपसे 3 का विभाज्यता का नियम कर दे तो आप कुछ नहीं करेंगे, सभी संख्याओं का योग करेंगे और चेक करेंगे क्या वो संख्याएं 3 से विभाज्य हो रही हैं कि नहीं। जैसे मान लीजिए क्या करेंगे, सभी संख्याओं का योग करके, सभी संख्याओं का योग करके, सभी संख्याओं का योग करके हम 3 से उसको विभाजित करने की कोशिश करेंगे। अगर वो संख्या उसका योग जो है 3 से विभाज्य हो जाएंगे तो पूरी की पूरी संख्या आपकी 3 से विभाजित हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए कोई संख्या आ गई, जैसे 93271, ये संख्याएं अगर आपसे पूछ लिया जाए 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो हमने क्या बताया, सभी संख्याओं का योग करेंगे, यानी कि 9 को 3 जोड़ेंगे, 9 3 12 हो गया, 12 में 2 जोड़ेंगे 14 हो गया, 14 में 7 जोड़ेंगे 21 हो गया, 21 में 1 जोड़ेंगे आपका 22 हो गया। 22 क्या 3 से विभाज्य है? तो आप कहेंगे नहीं, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या आपकी 3 से विभाज्य नहीं होंगी। अगर हम एक विभाज्य वाला ले लें, जैसे मान लीजिए आपके सामने 9 3 2 6 1 आ गया, क्या ये संख्या 3 से विभाज्य है? आइए हम चेक करते हैं। 9 को 3 जोड़ेंगे 12 हो गया, 12 में 2 जोड़ेंगे 14 हो गया, 14 में 6 जोड़ेंगे 20 हो गया, 20 में 1 जोड़ेंगे 21 हो गया। क्या 21 3 को विभाजित करता है? आप कहेंगे हाँ, 3 सत्ते 21 होते हैं। कहने का मतलब ये पूरी की पूरी संख्या आपकी 3 से विभाजित है। हमने क्या बताया, 3 का विभाज्यता के नियम, सभी संख्याओं का ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, उसके बाद हम उस संख्या को जोड़ने के बाद उस संख्या को 3 से विभाजित करेंगे तो देखेंगे क्या वो संख्या 3 से विभाज्य हो रही है। अगर विभाज्य हो रही है तो पूरी की पूरी संख्या भी वो 3 से विभाज्य होंगी। सेम इसी तरीके से 9 का विभाज्यता का नियम है, सेम इसी तरीके से 9 का विभाज्यता का नियम है। वो कैसे है वो भी देख लेते हैं। हमने 3 की विभाज्यता के नियम तो बात कर ली, हम 9 की विभाज्यता का नियम की बात करें तो उसी तरीके से हम इसमें भी सभी संख्याओं का योग करेंगे, सभी संख्याओं को योग करेंगे और उसको फिर हम 9 से भाग लगाएंगे। उसको हम किससे भाग लगाएंगे? 9 से भाग लगाएंगे। जैसे आपके सामने आ गया क्वेश्चन 9 1 5 3, क्या ये संख्याएं 9 से विभाज्य नहीं? अगर आपसे कोई पूछ ले क्या ये संख्याएं आपकी 9 से विभाज्य है तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे। 9 1 10 हो गए, 10 5 15, 15 को 15 3 18, 18 को अगर हम 9 से भाग लगाते हैं तो क्या ये पूरा का पूरा कट जाता है? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, 9 दूनी 18, 2 आता है, ये पूरी संख्या कट जाती है। आए कुछ भी उससे नहीं मतलब, केवल चेक करना ये पूरी संख्या कट जा रही है नहीं, अगर कट जा रही है कहने का मतलब ये पूरी की पूरी संख्या भी आपकी 9 से विभाज्य है। और एक चीज, जो संख्याएं 9 से विभाज्य है वो संख्याएं हमेशा ऑलरेडी 3 से विभाज्य होती है, क्योंकि किसी का बुरा अगर किसी का फैक्टर जो है किसी से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या भी किसी न किसी से विभाज्य होगी, उसके फैक्टर से विभाज्य होगी। कहने का मतलब अगर कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो उसका फैक्टर 3 होता है, ये संख्या आपकी ऑलरेडी 3 से विभाज्य है, उसमें 3 से चेक करने की जरूरत नहीं है। आइए हम बात करते हैं 3 और 9 की बात कर लिए, अब हम देखते हैं 5 का और 10 का। आइए हम बात करते हैं 5 का और 10 का। 5 का क्या कहता है, 10 का क्या कहता है? 5 10 का सबसे आसान है, क्या है? ऐसी अगर हम 5 की बात करें तो 5 में केवल ये होता है कि जिसके अंत में 5 हो या 0 हो, 5 हो या 0 हो, आपको कुछ नहीं डिविजिबल करना, कुछ नहीं जोड़ना, कुछ नहीं घटाना, केवल आपको अंतिम संख्या देख लेनी है और बता देना है ये संख्याएं आपकी 5 से विभाजित होती है। हमने क्या बताया, अंत में जिसके अंत में 5 हो या तो 0 हो वे संख्याएं आपकी 5 से विभाज्य होती हैं। जैसे 2 4 5 7 0, इसके अंत में 0 है तो कहने का मतलब ये संख्याएं आपकी 5 से विभाज्य है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें 2 5 7 5 1 4 3 5 7 2 1, कितनी भी बड़ी संख्या आप ले लें, आपको तो सिर्फ मतलब है अंत वाली संख्या से। कितनी भी बड़ी संख्या आपके सामने लिखी हो, आपका मेन मोटिव होना चाहिए जो
होना चाहिए वो अंतिम अंक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंतिम अंक। हमने बताया था अंतिम अंक अगर 0 हो या फिर 5 हो तो पूरी पूरी संख्या आपकी 5 से विभाज्य होगी। मतलब कहने का मतलब आपको पूरी संख्या कभी नहीं चेक करनी, इतने से कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है अंतिम वाला। अंतिम अंक अगर 5 से या 5 हो या 0 हो तो कहने का मतलब वो संख्याएं 5 से विभाज्य हैं। वहीं अगर हम बात करें 10 की, तो 10 के लिए केवल और केवल एक चीज है, क्या है? अंत में केवल 0 होना चाहिए, अंत में केवल 0 होना चाहिए और कुछ नहीं चेक करना। जिसके अंत में 0 होगा वो संख्या आपकी 10 से विभाजित, जिसके अंत में 0 नहीं होगा वो संख्या आपकी 10 से नहीं होगी। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, 5 में दोनों ध्यान रखना होगा और 10 के लिए केवल एक ध्यान रखना होता है, क्या? 0। जैसे मान लीजिए 2 4 7 0, क्या ये संख्याएं 10 से विभाज्य हैं? आप कहेंगे हाँ। क्यों है? क्योंकि इसके अंत में 0 है। कहने का मतलब ये संख्याएं आपकी पूरी की पूरी संख्याएं आपकी 10 से विभाज्य है। वही अगर दूसरा एक और देखते हैं, जैसे 2 3 7 5 4 1 3 7 0। अब यहाँ पर अब इतना बड़ा आ गया, हमको कितना भी बड़ा दे दे, पूरा बोर्ड भर दे, इससे मतलब नहीं, इतने से हमको कुछ नहीं मतलब। हमको तो 10 के लिए केवल केवल देखना है अंतिम अंक। अंतिम अंक क्या है? 0 है। हमने बताया था अगर 0 है तो ये पूरी की पूरी संख्याएं भी आपकी 10 से विभाज्य हो जाएंगी। हमने देख लिया, 2 का देख लिया, 3 का देख लिया, 4 का देख लिया, 5 का देख लिया, 8 का देख लिया, 10 9 का देख लिया और 10 का देख लिया। अब बचा क्या? 6 बच गए, 7 बच गए, 11 बच गए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है 6 7 और 11। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। 6 वास्तव में दो संख्याओं को चेक करना होता है। 6 के लिए आपको दो संख्याओं को चेक करना होता है। कौन कौन सी संख्या है? एक आपका विभाज्यता का नियम, 2 का चेक करना पड़ेगा, एक आपका विभाज्यता का नियम, 3 का चेक करना पड़ेगा। अगर दोनों कंडीशन फॉलो करती है तो ही आपकी संख्या वो 6 से विभाज्य होगी। वो कैसे? आइए देखते हैं। हमने क्या बताया? 2 के लिए अंतिम का अंक जो है 0 2 4 6 8 हो तो वो पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाज्य होती है। और 3 के लिए क्या बताया? संख्याओं को योग करके, संख्याओं को जोड़ के 3 से भाग लगाने पर अगर पूरी तरीके से कट जा रही है तो वो संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी, नहीं कट रही है तो 3 से विभाज्य नहीं होंगी। 6 के लिए इन दोनों को आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने 3 5 6 2 1 2। अगर आपसे पूछ ले ये संख्या क्या 6 से विभाज्य है कि नहीं, आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप 2 के लिए चेक करेंगे। 2 का रूल क्या कहता है? अंतिम संख्याएं या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो। आप देखेंगे अंतिम संख्या यहाँ पर 2 है तो ये क्या होगी? आपकी 2 से तो विभाज्य हो रही है, 2 के लिए फॉलो हो गया। अगर हम 3 की बात करें कि अगर हम इसको जोड़ लें, 5 3 8 6 14 2 16 1 17 2 19, कहने का मतलब 19 आ गया। 19 को जब 3 से भाग लगाएंगे, 19 को जब हम 3 से भाग लगाएंगे तो क्या ये पूरा का पूरा कर जाएगा? आप कहेंगे नहीं। अगर हम यहाँ पर देखेंगे 19 को 3 से भाग लगाएंगे, क्या ये पूरा का पूरा करेगा? आप कहेंगे नहीं। तो इसलिए ये 3 का तो फॉलो नहीं कर रहा है, 2 का तो फॉलो कर रहा है, 3 का फॉलो नहीं कर रहा है। अगर दोनों में से कोई एक नहीं फॉलो करेगा तो वो भी 6 के लिए आपका फॉलो नहीं करेगा। कहने का मतलब ये पूरी संख्या आपकी 6 से जो होगी 6 से भाग नहीं होगी पूरी तरीके से। अगर हम एक और ऑप्शन देते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आइए देखते हैं उसको। मान लीजिए आपके सामने आ गया 3 5 5 2 1 2। अब ये पूछ लिया क्या ये 6 से विभाज्य है कि नहीं, तो सबसे पहले आप 2 के लिए चेक करेंगे। 2 के लिए चेक करेंगे तो क्या होता है? अंतिम का अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए, अंतिम के अंक यहाँ पर 2 है तो 2 के लिए ये फॉलो कर रहा है। अब हम बात करें 3 के लिए, क्या 3 के लिए फॉलो कर रहा है? नहीं। 3 के लिए फॉलो कैसे कराएंगे? सभी संख्याओं का हम ऐड कर लेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 3 5 8 हो गया, 8 5 13 2 15 1 16 2 18। यहाँ पर देखेंगे 18 को जब 3 से भाग लगाएंगे तो ये पूरे की पूरी कट जा रही है। कहने का मतलब ये जो है 3 के लिए भी फॉलो कर रही है। अगर दोनों के लिए फॉलो कर दिए तो सीधी सी बात है आपकी 6 के लिए भी ये फॉलो हो जाएंगे।
कहने का मतलब 6 के लिए पर्टिकुलर तो कुछ नहीं है, लेकिन 6 के लिए चेक करने के लिए आपको 2 के लिए एक बार चेक करना पड़ेगा, एक बार 3 के लिए चेक करना पड़ेगा, और दोनों वहां पर फॉलो होने चाहिए, दोनों फॉलो करनी चाहिए, तभी तो ही आपकी 6 से विभाज्य होगी। तो हमने देख लिया, 2 के लिए देख लिया, 3 के लिए देख लिया, 5 के लिए देख लिया, 4 के लिए देख लिया, 6 के लिए देख लिया, 9 के लिए, 10 के लिए देख लिया। अब आपके सामने बचता है जो 7 और 11, जो ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। 7 और 11, अगर हम 7 की बात करें, बहुत 7 की बात करें, अगर हम 7 की बात करें तो 7 के लिए हम आपको 2 तरीके समझाएंगे। 7 के लिए हम आपको 2 तरीके समझाएंगे, जिस तरीके से आपको बेहतर लगे वो तरीका आप अपना लीजिएगा। अगर हम पहले टाइप की बात करें, पहला तरीका जो है वो क्या कहता है, कोई संख्या आपके सामने आ गई, जैसे 2 4 7 5 2 3, अगर कोई संख्या आ गई और आपसे पूछ लिया जाए क्या ये संख्या है 7 से विभाज्य है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे। सबसे पहला जो नियम है, पहला जो टाइप है उसको हम देखते हैं। पहले हम लास्ट वाला उठाते हैं, क्या लास्ट वाला उठाते हैं और उसका डबल कर देते हैं। लास्ट वाला उठा के हम डबल कर देते हैं और उससे पहले वाले से घटा देंगे। जैसे 2 को हम डबल करेंगे, 2 का डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और उसके बचे हुए सभी संख्याओं से हम घटाते हुए चले जाएंगे। इसमें से 4 घटाएंगे, क्या हो जाएगा, बचेगा कितना, ये इसका फिर उठाएंगे, लास्ट वाले का हमेशा उठाएंगे और डबल करेंगे। क्या करेंगे, डबल करेंगे। 7 का डबल करेंगे, 14 हो गया, और 14 को हम पिछले वाले से घटा देंगे, पिछली वाली संख्याओं से घटा देंगे। अगर 12 में से 8 गया, 12 में से 4 गया, 8 बचेगा। यहाँ पर आपका 11 बचा है, 11 में से 1 गया, मतलब 1 में से 1 गया, 0 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया। फिर वैसे ही हम यहाँ पर भी डबल करेंगे, इसका 8 का डबल करेंगे, 16 बन जाएगा। वैसे हमने 16 फिर यहाँ से भी घटा दिया, बचा कितना, यहाँ फिर हमने उठाया 4 को, इसका डबल कर दिया, आपका 8 आ गया। 8 हमने इसमें से घटा दिया, इसको हमने फिर डबल किया, 5 को डबल किया, 10 आ गया। हमने पिछले वाली संख्याओं से 10 घटा दिया। ऐसे हम करते जाएंगे जब तक हमारा लास्ट में अंक नहीं बच जाए, तब तक हम ऐसे करते जाएंगे। फिर हमने 6 उठाया और डबल कर दिया, मतलब 6 का डबल कर दिया, 12 आ गया, और इसको हमने 12 से घटा दिया। यहाँ पर जो संख्याएं आपकी प्राप्त होंगी, कितनी प्राप्त होंगी, 11। यहाँ पर अंत में जो संख्याएं प्राप्त होंगी, अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे, अगर 7 से ये वाली संख्या विभाज्य हो जाएंगी तो कहने का मतलब ये पूरी की संख्या आपकी विभाज्य होंगी। थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन समझना आपके लिए बहुत ही आसान है। हालांकि लंबा है लेकिन समझना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर 11 की, तो 11 आपका 7 से विभाज्य हो रहा है नहीं, तो आप कहेंगे नहीं 7 से विभाज्य तो नहीं हो रहा है, तो कहने का मतलब ये पूरी की संख्याएं आपकी 7 से विभाज्य नहीं होंगी। दूसरा तरीका क्या है इसी का, जैसे दूसरा तरीका क्या है, कोई संख्याएं आ गई आपके, जैसे 3 3 का पेयर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं या ग्रुप बनाते हैं। अगर हम पीछे से 3 3 का ग्रुप बनाएंगे तो ये 521 बन गया, 446 बन गया, अंत में आपका 2 बच गया। और हम पीछे से अल्टरनेट साइन देते हुए चले जाएंगे। अल्टरनेट साइन मतलब एक प्लस का तो एक माइनस का, एक प्लस का तो एक माइनस का, जितने पेयर आएंगे उतने साइन दिया जाएगा। यहाँ पर एक पेयर पे हम एक साइन देंगे, प्लस से स्टार्ट करेंगे और अल्टरनेट देंगे। अल्टरनेट मतलब एक प्लस देंगे, दूसरा वाला माइनस देंगे। यहाँ पर हमने प्लस दे दिया तो ये माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस हो गया, ये आपका प्लस हो जाएगा।
और प्लस प्लस वाले को जोड़ लीजिए, माइनस माइनस वाले को जोड़ लीजिए, फिर बड़े में से छोटे को घटा लीजिए। अगर वो संख्याएं जो आपका मिले वो संख्याएं 7 से विभाज्य हो रही है तो ही आपकी वो पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। अगर नहीं हो रही है तो पूरी पूरी संख्या भी आपकी 7 से विभाज्य नहीं होगी। कहने का मतलब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, इन दोनों को आप जोड़ लीजिए। 521 में अगर आप 2 जोड़ेंगे तो 523 होंगे। अगर 523 को 446 से घटा देंगे, क्योंकि 523 बड़ा है 446 छोटा है, अगर हम इसमें से 446 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 13 में से 6 जाएगा, 7 बचेगा। यहाँ आपका 11 बचा है, 11 में से 4 गया, 7 बचा। और यहाँ पर आपका 4 में से 4 गया, कुछ नहीं बचा। कहने का मतलब यहाँ पर आपका 77 आ गया। अगर हम 77 को 7 से भाग लगाएंगे तो ये पूरा का पूरा आपका कट जाएगा। कहने का मतलब ये पूरी की पूरी संख्या आपकी 7 से विभाज्य हो जाएगी। उम्मीद करते हैं इतना बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपका एक लास्ट जो बचता है वो 11 का विभाज्यता का नियम बचता है। इसको आप एक बार और देख लीजिएगा, 7 का विभाज्यता का नियम अच्छे से देख लीजिएगा। और इसके क्वेश्चन हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे। जो आपके सामने आता है 11 का विभाज्यता का नियम, 11 का विभाज्यता का नियम। 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, आइए उसको थोड़ा देख लेते हैं। जैसे आपके सामने 2 4 6 5 7 1 2 कुछ इस तरीके से आ गया और आपसे पूछ के जाए क्या ये संख्याएं 11 से विभाज्य है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप जो है सम संख्याओं वाले स्थान को जोड़ेंगे और विषम संख्याओं वाले स्थान को जोड़ेंगे। हमने क्या बोला? सम संख्या वाले स्थान को जोड़ेंगे और विषम संख्या वाले स्थान को जोड़ेंगे, फिर बड़े में से छोटे को घटाएंगे। अगर 0 आ गया या फिर 0 11 का कोई गुणज आ गया, 11 का कोई गुणज आ गया, मल्टीपल आ गया, तो पूरी की पूरी संख्याएं आपकी विभाज्य जाएंगी। अगर नहीं आया तो नहीं होंगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर विषम संख्या के स्थान पर क्या क्या है? विषम संख्या के स्थान पर आपका 2 है, 6 है, 7 है, 2 है। कहने का मतलब विषम संख्या के स्थान बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा शब्दों को। स्थान बोल रहे हैं, संख्या नहीं, स्थान बोल रहे हैं। पहला स्थान, तीसरा स्थान, पांचवा स्थान, सातवां स्थान। पहले स्थान पर क्या है? 2 है, तो आप 2 लिखेंगे। तीसरे स्थान पर क्या है? 6 है, तो 6 लिखेंगे। पांचवें स्थान पर क्या है? 7 है, हम 7 लिखेंगे। और सातवें स्थान पर आपका क्या है? 2 है, तो हम 2 लिखेंगे। अब हम इन सबको ऐड कर लेंगे, यानी जोड़ लेंगे। 6 2 8 7 15 2 17। अब वो क्या करेंगे? सम संख्या वाले स्थानों को जोड़ लेंगे। 4 5 4 9 1 10। सम संख्या वाले स्थान को जोड़ लिए तो 10 आ गया। अब इन दोनों का हम घटा देंगे, कहने का मतलब बड़े वाले में से छोटी वाले को घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अगर 7 आ गया, हमने क्या होता है 11 के लिए या तो 0 आए या तो 11 का कोई गुणा जाए, तो ही आपकी पूरी संख्या 11 से विभाज्य होंगे। अगर इसके अलावा कुछ आता है तो पूरी पूरी संख्या 11 से विभाज्य नहीं होंगी। यहाँ पर आपका 7 आ रहा है, कहने का मतलब ये संख्याएं आपकी 11 से विभाज्य नहीं होगी। उम्मीद करते हैं इतना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आगे की क्लास हम कल देखेंगे। आगे की क्लास हम कल बात करेंगे। ये चीज आप बहुत ही अच्छे से दोहरा लीजिएगा, क्योंकि किसी भी चीज को बार बार पढ़ने से, बार बार अभ्यास करने से ही कोई चीज आपको सफलता के लिए ले जाती है, सफल रास्तों पर ले जाती है। बिना आपके अभ्यास के, बिना आपके कुछ कर्मों से, आपके अनुरूप किया गया कार्य ही आपको सफल बनाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते